आज हम जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो किया है कोर्स में, एक तो हमने ये किया था कि हमने ये पढ़ा कि एक ऐसे फंक्शन के ऑप्टिमल पैरामीटर्स, किसी भी फंक्शन के ऑप्टिमल पैरामीटर्स हम फाइंड करते थे by minimizing a loss function, but the loss function was hand designed। अपने हाथ से हम डिजाइन करते थे, या वो सम स्क्वेयर्ड एरर होता था लॉस, या क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता था, और ये हम हाथ से डिजाइन करते थे आउटपुट्स और टारगेट्स को देख के। और ये लॉस फंक्शन आपका फिक्स्ड रहता था थ्रू आउट ट्रेनिंग। सेम लॉस फंक्शन था जिसको हम मिनिमाइज करते रहते थे टू फाइंड ऑप्टिमल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो एक तो हम ये काम करते थे, दूसरा हम ये काम करते थे कि हम समथिंग कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, इसको लर्न करते थे। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल वो होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट गिवन इनपुट इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हमारे जितने भी नेटवर्क्स थे वो हमेशा आउटपुट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते थे। यानी अक्सर हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में हम इसी को मॉडल करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास के गिवन इनपुट वेक्टर एक्स। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लॉजिस्टिक सिग्मॉइड लगाते थे आउटपुट न्यूरॉन पे। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम सॉफ्ट मैक्स लगाते थे। तो जितने भी हमने काम किए हमेशा हम ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या पोस्टीरियर आउटपुट करते थे। हमारे नेटवर्क्स डिस्क्रिमिनेट करना सीखते थे बिटवीन आउटपुट्स गिवन द इनपुट। तो इनको जो भी इस तरह की प्रोबेबिलिटी को मॉडल करते हैं, इनको डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स कहते हैं। आज हम क्या करेंगे? पहली बात ये कि आज हम एक ऐसा मेथड लर्न करेंगे जिसमें लॉस फंक्शन फिक्स्ड नहीं है। लॉस फंक्शन अडेप्ट होता रहेगा जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाएगी, और ये लॉस फंक्शन कोई मैनुअली डिजाइन नहीं होगा, ये इम्प्लिसिट होगा। आप लिख नहीं सकते कि ये लॉस फंक्शन है। जिस लॉस फंक्शन में ट्रेनिंग हो रही है वो इम्प्लाइड है, ठीक है, अडेप्टिव है, चेंज होता जाएगा। सो एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि हम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग की बजाय अब जेनरेटिव मॉडलिंग करेंगे। जेनरेटिव मॉडल ये होता है जो इनपुट्स और आउटपुट्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी को मॉडल करे। इसे कहते हैं जेनरेटिव मॉडल। जेनरेटिव मॉडल जो है वो आपकी प्रॉब्लम में आपकी जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनकी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि क्योंकि अगर आपके पास ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गई है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आप कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन बाद में निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x ये निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये निकल सकती है, ठीक है। सब कुछ निकल सकता है अगर आपके पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसके
किसी भी एक वेरिएबल पे सम कर लें, इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन प्रोबेबिलिटी में, कि अगर आपके पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इफ यू सम ओवर वन ऑफ दीज वेरिएबल्स तो आपके पास ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी पी ऑफ एक्स। और आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो रूल होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो अगेन दोनों केसेस में आपके पास ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद थी। इफ यू हैव दिस तो आप या तो मार्जिनलाइज करके ये एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से डिवाइड करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई निकाल सकते हैं। अब मैंने ये वाली दो डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों यूज की हैं? वेल, ये आपकी इनपुट्स की प्रोबेबिलिटी है और ये आपकी इनपुट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये कंडीशनड ऑन द लेबल है। कंडीशनड ऑन लेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप एमनिस्ट के डेटा के साथ काम करते थे और एमनिस्ट के डेटा में आपके पास डिजिट 0, अगर उसका लेबल 0 है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स थी। आई थिंक यू हैड लाइक 6000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स। इसी तरह डिजिट 1 की अराउंड 6000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी, और ये डिजिट 9 तक आपके पास हर एक की 6000 एग्जांपल्स थी। हाँ, तो ये जो कंडीशनड ऑन लेबल जो डेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये इस किस्म की प्रॉब्लम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इमेज गिवन कि उसका लेबल 0 है, गिवन दैट द डिजिट इज 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इमेज गिवन दैट इट बिलोंग्स टू डिजिट 1 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मेरे पास ये वाली इस तरह की प्रोबेबिलिटी मॉडल हुई हुई है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से मैं सैंपल्स जनरेट कर सकता हूं। असल बात आज के लेक्चर की ये सैंपल्स हैं असल में, कि अगर मेरे पास या ये अनकंडीशनल डेंसिटी मॉडल हुई हो पी ऑफ एक्स, तो मैं फॉर एग्जांपल एमनिस्ट के डेटा सेट की अगर पी ऑफ एक्स ये मेरे पास मॉडल इसका कहीं है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से मैं सैंपल अगर उठाऊंगा तो वो एमनिस्ट के डिजिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। और अगर मेरे पास ये कंडीशनल डेंसिटीज मॉडल हुई हुई है, इन कंडीशनल डेंसिटीज से अगर मैं सैंपल उठाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इफ आई कंडीशन ऑन द फर्स्ट डिजिट, तो मेरे पास जीरोस की तस्वीरें सैंपल्स के तौर पे आ रही होंगी। अगर मैं डिजिट 1 वाली क्लास पे कंडीशन करूंगा तो मेरे पास वंस की तस्वीरें सैंपल होके आ रही होंगी, एंड सो ऑन। सो पॉइंट इज कि मैं अपनी इमेजेस के सैंपल्स जनरेट कर सकता हूं आइदर बाय कंडीशनिंग ऑन द लेबल या आउटपुट, और बाय कंडीशनिंग ऑन नथिंग। इसमें ये होगा कि इसके जो सैंपल्स होंगे वो 0 भी हो सकता है, तस्वीर 1 की तस्वीर हो सकती है, 3 की तस्वीर हो सकती है, 5 की हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। द ओवरऑल आइडिया इज कि मैं अपनी इनपुट, मेरा जो इनपुट डेटा है x, दोनों केसेस में x है जिसके सैंपल जनरेट हो रहे होंगे मेरे पास, ठीक है। सो इन बोथ केसेस इफ आई हैव अ जेनरेटिव मॉडल, I can generate
samples of my input data. This is why this kind of modeling is called generative modeling. Now let's see what adversarial learning is. ठीक है. यान लेकून, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो. He was the inventor of CNNs. ठीक है. One of the inventors. ठीक है. आई थिंक इस साल का ट्यूरिंग अवार्ड, इस साल से पहले पिछला जो ट्यूरिंग अवार्ड था वो यान लेकून को मिला था, along with 2 other people. So यान लेकून मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसकी. ही सेड के ये जो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडिया इन द लास्ट 10 years. एडवर्सेरियल लर्निंग जिसे कहते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले से एग्जिस्ट करती है एक टेक्निक. दिस इज अ वेल नोन टेक्निक इन एआई, एडवर्सेरियल लर्निंग. एडवर्सेरियल लर्निंग में बेसिक आइडिया ये है कि 2 लर्नर्स होंगे, दे विल कंटिन्यूसली compete अगेंस्ट ईच अदर, और जीतने के लिए both will have to keep getting better. So एक जो लर्नर है उसने भी जीतना है, दूसरा लर्नर उसके खिलाफ लड़ा है और उसने भी जीतना है, और ये जीतने की कोशिश में दोनों इंप्रूव किए जा रहे हैं. एंड द आइडिया इज के दे शुड कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर until they reach some kind of equilibrium, कि अब मैं और बेहतर नहीं हो सकता और अगला भी और बेहतर नहीं हो सकता. एंड दिस इज प्रीटी मच लाइक टग ऑफ वॉर, कि दोनों ये जो दो आदमी हैं ये एक दूसरे के को खींच रहे हैं और दोनों के मसल्स बिल्ड हो रहे हैं. ठीक है. या आर्म रेसलिंग है कि जब आर्म रेसलिंग करते हैं किसी के साथ तो दोनों लोगों के मसल्स बिल्ड हो रहे होते हैं, दोनों लोगों की एबिलिटी बेहतर हो रही होती है. तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम एडवर्सेरियल लर्निंग के थ्रू 2 न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करेंगे. यानी एक न्यूरल नेटवर्क ने दूसरे न्यूरल नेटवर्क को हराना है और दूसरे न्यूरल नेटवर्क ने पहले वाले न्यूरल नेटवर्क को हराना है. इस तरह से ट्रेन हुए हुए नेटवर्क्स जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स कहलाते हैं. पिछले चंद सालों में 2014 में ये इंट्रोड्यूस हुए और अगले 3-4 सालों में इन्होंने फील्ड में एक आग सी लगा दी. ऐसे रिजल्ट्स जो मसलन स्पेशली कंप्यूटर विजन के एरिया में तस्वीरों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करना, कई सालों से कंप्यूटर विजन के लोग इस पे लगे हुए थे कि हम किसी तरह से एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कर लें कि तस्वीरें कैसी होती हैं. फॉर एग्जांपल इंसानी चेहरों की जो तस्वीरें होती हैं उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी, उनकी कोई प्रोबेबिलिटीज़ होती होंगी. अगर हम वो मॉडल कर लें डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से जब भी हम कोई सैंपल उठाएंगे तो तस्वीर आएगी ह्यूमन फेस की. या लेट्स से पहाड़ों की तस्वीरें, अगर पहाड़ों की हम बहुत सारी तस्वीरें उठा लें और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कर लें सक्सेसफुली, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी सैंपल उठाएं तो वो कोई पहाड़ वाला सीन होगा. एंड दे हैव टू लुक रियलिस्टिक. पॉइंट इज के ह्यूमन चेहरे जैसे सैंपल बना लेना ये हो गया था, सक्सेसफुल था. पहाड़ों जैसे सैंपल उठा लेना ये सक्सेसफुल था. लेकिन ये फोटो रियलिस्टिक नहीं होता था कि बिल्कुल असली लगे और एक इंसान को भी फूल कर दें आप तस्वीर जनरेट करके.
सो फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन शुरू की इनकी ये थी कि, और अभी भी जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क्स की मेन एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशंस इज़ कि ह्यूमन फेसेस जनरेट कर लेते हैं आप, और वो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक होते हैं। यानी अगर आप आंखों में देखें तो आंखों में चमक भी होगी, स्किन पे रिफ्लेक्शंस भी होंगी, स्किन पे जो एक असली चेहरे में स्किन पे जो इम्परफेक्शंस होती हैं वो भी नज़र आ रही होंगी। यानी एक इंसान इजीली फूल हो जाएगा ये कहने में कि हाँ ये तो असली तस्वीर है, ठीक है। और जनरेट आप कैसे करेंगे कि आप रैंडम नॉइज़ इनपुट करेंगे और एक ह्यूमन चेहरा जो है ये आउटपुट हो गया होगा, ठीक है। परफेक्ट नहीं होंगी, मसाइल होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ढूंढने से ही मसला मिलता है। इट लुक्स रियली 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 रियलिस्टिक। एक और एप्लीकेशन इसकी थी कि फॉर एग्जांपल कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम रैंडम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, हम कंडीशनली भी जनरेट कर सकते हैं। यानी हम इनपुट में फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन ये थी कि इनपुट में उन्होंने फॉर एग्जांपल ये बैग्स की आउटलाइन दी थी, बैग की इमेज है और उसकी आउटलाइन दे दी है, लेकिन और इस बेस्ड ऑन दिस आउटलाइन, कंडीशनड ऑन दिस आउटलाइन इमेज, आपने एक इमेज जनरेट करनी है जो लगे कि एक असली तस्वीर है किसी बैग की। एंड इट क्वाइट सक्सेसफुली लर्नड दिस कंडीशनल मैपिंग एज वेल। मिडिल कॉलम में ग्राउंड ट्रूथ है और लास्ट कॉलम में आउटपुट है। और अगर मैंने ये आउटपुट और ग्राउंड ट्रूथ के लेबल्स अगर स्वैप भी कर दिए होते ना तो आपको शायद पता नहीं लगना था। यानी आप अगर आउटपुट के लेबल को मैं कह देता कि नहीं ये ग्राउंड ट्रूथ है ये कॉलम, तो शायद आप मान जाते। यानी काफ़ी रियलिस्टिक इसने अचीव कर लिया है, काफ़ी रियलिज्म इसने अचीव किया इसने। फिर देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड साइकिल गैन। ये इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन कर लेते थे। यानी एक इमेज है जो एक ख़ास डोमेन की इमेज है, और यानी हम दो डिफरेंट डोमेन्स की इमेजेस लेंगे और उनके दरमियान मैपिंग लर्न कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मिडिल में एक डोमेन थी ज़ीब्रास की इमेजेस की और एक और डोमेन थी हॉर्सेस की इमेजेस की, और इन दो डोमेन्स के अंदर एक मैपिंग इन्होंने लर्न कर ली। और ये पेयर्ड डेटा सेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक घोड़ा था और ये वो वाला घोड़ा जब ज़ीब्रा बनाया तो वो ऐसे लगता था। ऐसा डेटा सेट तो नहीं मौजूद था। इनके पास ज़ीब्रास का अलहदा डेटा सेट था, उसमें असली ज़ीब्रा थे, और हॉर्सेस का अलहदा डेटा सेट था, उसमें असली हॉर्सेस थे। लेकिन जब इन्होंने सो ये एक ऐसा नहीं है कि एक इमेज के लिए एक सर्टन पेयर्ड ग्राउंड ट्रूथ पड़ा। एक डोमेन से दूसरी डोमेन की मैपिंग इन्होंने लर्न की है, और ये काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स थे इनके पास। और जब आप एक डोमेन के लिए कर लेते हैं, अब तो आपकी इमेजिनेशन पे अब डिपेंड करता है कि आप किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क। सो इन्होंने एक आर्टिस्ट लिया, मोने की पेंटिंग्स ली और कुछ लोगों की कैमरे से खींची हुई फोटोग्राफ्स ले ली, और तो ये दो डोमेन्स थी, आर्टिस्ट की पेंट की हुई पेंटिंग और लोगों की कैमरे से खींची हुई तस्वीरें, ये दो डोमेन्स, और इनके दरमियान मैपिंग लर्न कर ली बोथ वेज कि आप उसकी पेंटिंग से फ़ोटो जनरेट कर दें और किसी फ़ोटो को मोने के स्टाइल में पेंट करके दिखा दें। Now that's very impressive and that's very creative. फिर ज़ीब्रास को हॉर्सेस बना दें, हॉर्सेस को ज़ीब्रास बना दें, समर की तस्वीर को विंटर की तस्वीर बना दें, विंटर की तस्वीर को समर की तस्वीर बना दें।
या नीचे जो दिया हुआ है कि एक कोई भी फोटोग्राफ ले लें और उस फोटोग्राफ को मुख्तलिफ पेंटर्स के स्टाइल में रेंडर कर दें आप। तो दीज वर रियली इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। फिर आप ये भी कर सकते थे, स्टैक गैन एक मेथड था जो आप सिर्फ उसको एक टेक्स्ट देते थे। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में दिस फ्लावर हैज ओवरलैपिंग पिंक पॉइंटेड पेटल्स सराउंडिंग अ रिंग ऑफ शॉर्ट येलो फिलामेंट्स। इस टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने वाली इमेजेस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो स्टैक गैन ये करता था कि एक टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज जनरेट कर देता था, ठीक है। नीचे वाले केस में येलो फ्लावर, लॉन्ग थिन येलो पेटल्स एंड लॉट ऑफ येलो एंथर्स इन द सेंटर, उसने उस किस्म का रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया। तो वंस अगेन क्वाइट रियलिस्टिक लुकिंग रिजल्ट्स। आपकी सो कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग लैब यहाँ पे PUCIT में, यहाँ पे आयशा रफ़ीक का एमफिल थीसिस था। शी लर्नड टू जनरेट पैटर्न्स यूजिंग एडवर्सेरियल लर्निंग। और ये कुछ हमने डेटा सेट डाउनलोड किया कुछ पैटर्न्स का, एंड वांटेड टू सी कि हम इस तरह के पैटर्न्स लर्न कर सकते हैं जनरेट करना। And you can see quite convincing and very sharp patterns. For example, ये वाला पैटर्न आपको लगेगा कि एक आर्टिस्ट ने बाकायदा डिज़ाइन किया है, उसने सोचा है, सिमेट्री है इसके अंदर। इसी तरह इस वाले डिज़ाइन में देयर इज सर्टेन सिमेट्री। तो आपके नेटवर्क ने सीख लिया कि कुछ डिज़ाइंस में सिमेट्री होती है, डिज़ाइंस में कलर्स कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, एंड सो ऑन। So these are impressive results. आप लोगों से सवाल है इस पॉइंट पे कि इस फिगर में एक कॉलम ऐसा है, एक कॉलम जो फेक है। कौन सा कॉलम है जो फेक है? आप लोग बता सकते हैं? एक कॉलम है ऐसा ऊपर से नीचे, वी कैन सी 5 कॉलम्स, इनमें से एक कॉलम फेक है। कौन से वाला फेक है? एनीवन? ये सेंटर वाला लग रहा है। सेंटर वाला कॉलम ये फेक है, ये कह रहे हैं आप? जी। ओके फाइन। ओके, एक्चुअली मैंने आपसे झूठ बोला है कि इसमें एक कॉलम फेक है। असल में सारे कॉलम्स फेक हैं और एक कॉलम असली है। और अब मेरा आपसे सवाल है कि असली कॉलम कौन सा है? एनीवन? असली कॉलम कौन सा है? पहले वाला। Why do you say that? उसमें वजह ये है कि उसके अलावा जितने भी कॉलम है उसमें कुछ ना कुछ जो है एबनॉर्मलिटी थोड़ी सी फील हो रही है। लाइक ये सेकंड वाले कॉलम में देखें। क्या है एबनॉर्मलिटी? क्या है सेकंड कॉलम में? बताइए, आपकी आवाज कट गई। आपकी आवाज कट गई। बहरहाल या इट इज ट्रू कि सिर्फ पहला कॉलम है जो असली कॉलम है, बाकी चारों कॉलम आर्टिफिशियल लग रहे हैं। इसी तरह जो थर्ड सो आई कंटिन्यू। आई थिंक इंटरनेट में कोई इशू है। सो यस, पहला कॉलम असली है, बाकी चारों कॉलम्स नकली हैं।
लेकिन लेकिन दे कैन इजीली पास ऑफ एज रियल इमेजेस ऑफ रियल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अभी हुआ ये है कि इन्होंने फर्स्ट कॉलम में ये जो ऐनक पहने हुए जो पहला बंदा था, इसका फीमेल वर्जन प्रोड्यूस किया है। यानी जो मैपिंग थी वो ये थी कि अगर ये बंदा फीमेल, इसी चेहरे को फीमेल करें तो कैसा लगता, और अगर उसने ऐनक भी ना पहनी होती तो कैसा लगता। फिर अगले कॉलम में मिडल वाला कि अगर यही वाला बंदा अगर हम उसको किसी बच्चे की तस्वीर में कन्वर्ट करते तो वैसा लगता। अगर हम उसको किसी औरत की तस्वीर में कन्वर्ट करते लेकिन वो लेफ्ट पे देख रही होती और हंस रही होती तो वो ऐसी लगती। और अगर वही बंदा मैं ऐनक के बगैर दिखाता तो वैसा लगता। तो ये सारी मैपिंग्स हैं डोमेन्स की, कि ये मर्द की डोमेन ऐनक वाले मर्द की डोमेन से एक सैंपल है लेकिन असली है, और मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशनड ऑन दिस मैं एक सैंपल लेके आना चाहता हूं उस डोमेन से जो औरतों की डोमेन है जिन्होंने ऐनक ना पहनी हो, ठीक है। तो ये इस तरह की मैपिंग्स आप कर सकते हैं। तो हर रो में इसी तरह हो रहा है कि इनपुट चेहरे के साथ उसको पहले औरत की डोमेन से एक सैंपल लेके आता हूं बट कंडीशनड ऑन के इनपुट ये बंदा था। फिर बच्चे की डोमेन लेके आता हूँ, कंडीशन ऑन के इनपुट ये बंदा था। फिर औरत की डोमेन पर हंसती हुई औरत जो कि लेफ्ट पे देख रही है, इस डोमेन से अगर मैं लेके आऊँ सैंपल कंडीशनड ऑन के इनपुट पे ये बंदा था, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर रियली इंप्रेसिव रिजल्ट्स। देर रियली, यानी आप ये देखें कि आंखें कितनी रियलिस्टिक हैं, आंखों के अंदर चमक कितनी रियलिस्टिक है, स्किन के ऊपर चमक, बालों के अंदर चमक, दांत कितने रियलिस्टिक हैं, एंड सो ऑन। यानी दे कैन इजीली पास ऑफ एज रियल इमेजेस। सो लेट्स सी कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ठीक है। जो थ्योरी है इसके पीछे वो ये है कि आपके पास जो रियल डेटा है, एक्चुअल डेटा, और रियल डेटा को मैं इस तरह कह देता हूं कि मेरे पास लेट्स से इमेजेस की बात कर लेते हैं। एक इमेज है, दूसरी इमेज है, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं। लेट्स से ये इमेजेस जो हैं ये इंसानी चेहरों की इमेजेस हैं, बहुत सारी हैं। इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। व्हेन ऐसे इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई फंक्शन होगा, लेट्स कॉल इट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रियल डेटा, और उसमें मैं अगर ये पहला चेहरा डालूं तो मुझे कोई नंबर दे देगा कि इस तरह के चेहरे के आने की, एक ऐसी इमेज जिसमें ये X1 वाला चेहरा बनाओ, इसके आने का कोई चांस है। तो लेट्स से वी आर डीलिंग विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इमेजेस, तो इस एक इमेज के आने का कोई चांस होता होगा, बहुत थोड़ा होगा, लेकिन क्योंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं और सारी जो प्रोबेबिलिटी है इट हैज़ टू सम अप टू 1, ठीक है। तो लेट्स से आई डोंट नो 3.21 into 10 to the power minus आई डोंट नो 7, इस तरह का कोई चांस होता होगा। बहुत थोड़ा चांस है क्योंकि आई हैव मिलियंस ऑफ इमेजेस, हर इमेज के आने का कोई चांस है, एंड दे हैव टू एड अप टू 1। तो व्हेन आई से कि मेरा जो भी डेटा है इट फॉलोज सम डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ डेटा, ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरे पास हर इमेज की प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई तरीका है, ठीक है। या इनफैक्ट मेरे पास तरीका ना भी हो, हर इमेज की कोई प्रोबेबिलिटी होती होगी, ठीक है। ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन फेसेस थे, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ह्यूमन फेस की बजाय लेट्स से आई डोंट नो ओशन की सीनरी
ओशन की कोई तस्वीर डाल देता हूँ जिसमें ओशन बना हुआ है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी वो कहेगा नहीं नहीं ये ज़ीरो है। यानी मेरा जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन फेसेस पे है। अगर आप मुझे कि ह्यूमन फेस देंगे तो ये कोई प्रोबेबिलिटी दे देगा उसकी, लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि ओशन की तस्वीर दे दें तो वही फंक्शन कहेगा नहीं नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू माय डिस्ट्रीब्यूशन ओशन की तस्वीर इस डेटा से नहीं आई होगी, ठीक है, मेरे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा डेटा ह्यूमन फेसेस पे है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कोई भी डेटा सेट अगर आपके पास है ह्यूमन फेसेस का, उसकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चाहे मुझे पता हो या ना पता हो, और ये नहीं पता होगी, अननोन होगी, but it follows some distribution. I might not know what this distribution is, but there will be some distribution. फिर मेरे पास आता है जनरेटेड डेटा। ये वो डेटा है जो मैं जनरेट करूंगा किसी डीप न्यूरल नेटवर्क से। आई वुड वांट कि ये जो मैं जनरेट कर रहा हूं ये भी ह्यूमन फेसेस लगें, ठीक है, फाइन। जनरेटेड डेटा की भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी, यानी अगर, और मैं चाहूंगा ये कि अगर मैं ह्यूमन फेस डालता, वही रियल ह्यूमन फेस अगर मैं डालता ये जनरेटेड डेटा वाली डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये भी कोई ऐसा नंबर देता, let's say 4.6 into 10 to the power minus 8, I don't know, बहुत उसके करीब कि ये भी कहता कि हाँ ये ह्यूमन फेस हो सकता है। सो नोटिस के डिस्ट्रीब्यूशंस फर्क हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन रियल डेटा की है, इसमें ह्यूमन फेसेस की प्रोबेबिलिटीज फर्क हैं, और मैं भी कोई जनरेट करना चाहता हूँ डेटा, और मेरे जनरेट करने वाले प्रोसेस में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होगी, वो भी मैं चाहूँगा कि जब मैं उसको असली चेहरा दूँ तो इस फेक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक भी उस चेहरे की कोई प्रोबेबिलिटी आए, अच्छी प्रोबेबिलिटी आए, ठीक है। और मैं ये भी चाहूँगा कि उस फंक्शन के थ्रू मैं अगर कोई फेक फेस देता हूँ, फेस ही है पर फेक है, मैंने जनरेट की है, इसको भी मैं चाहूंगा कि इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी आए, लेट्स से इस तरह की समथिंग, ठीक है। सो दैट्स माय गोल, ठीक है। इनफैक्ट गोल अभी दोबारा देखेंगे एग्जैक्टली कि गोल क्या है, पर मैं इस वक्त कहना ही चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई भी डेटा मौजूद है, उस डेटा की कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगी, चाहे वो रियल डेटा है चाहे वो फेक डेटा है, देयर इज ऑलवेज सम डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड विद डेटा, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं, मैं एक नेटवर्क ट्रेन करना चाहता हूं, और वो नेटवर्क का नाम मैं दूंगा कि वो मेरा जनरेटर है, वो मेरा फेक डेटा जनरेट करेगा। I'll call it G, generator G. The goal will be, I would like for it to generate realistic looking but fake data, जिसकी distribution P of G should match the distribution of real data. यानी आप मुझे कोई भी इनपुट दे दें X, कोई भी इनपुट दे दें X, उस X का चांस अंडर दिस जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका चांस अंडर एक्चुअल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमिलर चांस होने चाहिए। यानी अगर मैं ह्यूमन फेस दूं तो वो ह्यूमन फेस की जितना चांस रियल डेटा के अंदर था ऑलमोस्ट उतना ही चांस हो ये जनरेटेड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर मैं ओशन की तस्वीर दे दूं तो उसका चांस दोनों में जीरो हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न माई नेटवर्क जी कि जिससे प्रोड्यूस हुए हुए डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन रियल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी हो,
ठीक है. एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू लर्न अनदर नेटवर्क, और ये डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क है. आई विल कॉल इट डी, डिस्क्रिमिनेटर डी. इसकी कोशिश ये होगी that when you give it some image x, some input x, इसकी ट्रेनिंग इस तरह से होगी कि if x belongs to, if x is a real data sample, right, if x is a real data sample, तो ये कहेगा कि मैंने 1 आउटपुट करना है. एंड इफ x is a fake data sample generated by G, तो तब इसकी कोशिश होगी कि ये 0 आउटपुट करे. ठीक है. So really this is a discriminator. It discriminates between real data and fake data. On real data samples, d of x tries to output 1, and for fake samples it tries to output 0. ये एक्चुअली वो रोल प्ले कर रहा है जो आप लोगों ने, जब मैंने आपसे यहाँ पे सवाल किया था कि रियल वाले कॉलम कौन से और फेक वाले कॉलम कौन से हैं, तो आप लोग डिस्क्रिमिनेटर थे. यू गाइज वर द डिस्क्रिमिनेटर्स. आप लोग डिटरमिन कर रहे थे कि अच्छा इन वालों को असली कहना है और इन वालों को फेक कहना है. हम एक ऐसा नेटवर्क ट्रेन करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेटर डी, जो रियल वालों पे कहे रियल है और फेक वालों पे कहे ये फेक है. ये वो 2 एडवर्सरीज हैं, G एंड D, मेरे 2 डीप नेटवर्क्स हैं. ये एडवर्सरीज हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ेंगे अब. सो बोथ G एंड D आर ट्रेन्ड बाय एडवर्सरियल लर्निंग. G का काम क्या होगा? द जनरेटर कीप्स ट्राइंग टू फूल D बाय जनरेटिंग मोर एंड मोर रियलिस्टिक सैंपल्स. यानी G का काम बस ये है कि मैं और ज़्यादा असली और उससे भी ज़्यादा असली और उससे भी ज़्यादा असली डेटा जनरेट करूं. होगा वो फेक, लेकिन लगना असली चाहिए. इतना असली लगे कि डिस्क्रिमिनेटर मेरे जनरेट किए हुए डेटा पे कहे 1, यानी डिस्क्रिमिनेटर कहे ये असली है, ये फेक नहीं था, ये तो असली डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ था. ठीक है. और डिस्क्रिमिनेटर अपनी ट्रेनिंग इस तरह से कर रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेटर ने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी जनरेटर से उसके पास डेटा आए और उसको पता हो कि जनरेटर से आया था, तो तब अपने वेट्स को एडजस्ट करेगा कि इनके लिए तो मैंने 0 कहना ही कहना है, जितना मर्जी ये असली हो. अगर जनरेटर से डेटा आया है मेरे पास तो मैंने इस पे 0 कहना ही कहना है. यानी जब मैं इन एसेंस में डिस्क्रिमिनेटर ये कह रहा होगा कि हमेशा जनरेटर को कहेगा कि नहीं मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, और ज़्यादा असली बनाओ. हर बारी वो कोशिश ये करेगा कि मैं 0 आंसर दूं, 1 ना दूं आंसर. ठीक है. पर ये कब तक कर सकता है डिस्क्रिमिनेटर? अगर जनरेटर बहुत ज़्यादा असली डेटा बनाने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा असली, तो फिर जनरेटर फूल हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर ने असली डेटा पे तो 1 कहना था ना. अगर जनरेटर का डेटा भी असली ही होने लग गया है तो फिर डिस्क्रिमिनेटर को उन पे 1 कहना पड़ जाएगा, और एंड रिजल्ट ये होगा कि डिस्क्रिमिनेटर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा. डिस्क्रिमिनेटर हाफ आउटपुट करने लग जाएगा कि उसको असली डेटा भी दे दें तब भी वो कहेगा हो सकता है ये रियल हो सकता है फेक हो. उसको फेक डेटा दे दें तब भी कहेगा आधी प्रोबेबिलिटी है कि ये रियल होगा, आधी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये फेक होगा. क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेटर को कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि किस तरह डिस्टिंग्विश करना है रियल और फेक में. ये है अल्टीमेट गोल कि अगर डिस्क्रिमिनेटर हाफ आउटपुट करता रहे हमेशा. ओके. ये एक्चुअली जो पिछली स्लाइड पे बात की है ये वही है, पर हम इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि ये जो GAN की ट्रेनिंग का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि आप रियल सैंपल एक लेते हैं, या जो भी रियल डेटा आपके पास पड़ा था
वहाँ से कुछ सैंपल लेते हैं। तो ये आपने अपने रियल डेटा की अगर कोई बास्केट थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे रियल डेटा सैंपल्स पड़े थे, आपने उस बास्केट के अंदर हाथ डाला है और रैंडमली एक सैंपल वहाँ से उठा लिया है, ठीक है। अगर वो रियल डेटा ह्यूमन फेसेस की इमेजेस का था तो आपने हाथ डाल के एक ह्यूमन फेस की इमेज उठाई है, दैट्स वन सैंपल। और आपने उस सैंपल को डिस्क्रिमिनेटर वाले नेटवर्क में डाला है। डिफरेंशियबल फंक्शन है, डिफरेंशियबल से मेरा मतलब कि वो ट्रेनेबल है। सो मेरा जो भी नेटवर्क आउटपुट करेगा, नेटवर्क के वेट्स होंगे वो सब ट्रेनेबल होंगे। उस नेटवर्क से एक आउटपुट निकलती है, उस आउटपुट को मैं डी ऑफ एक्स कहता हूँ। और ये डी ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी है, ये लॉजिस्टिक सिग्मॉइड से आ रही है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रियल है गिवन एक्स, ये वाली प्रोबेबिलिटी आउटपुट होती है। यानी इस नेटवर्क के एंड पे एक लॉजिस्टिक सिग्मॉइड, एक न्यूरॉन होगा लॉजिस्टिक सिग्मॉइड के साथ, ये रियल होने की प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर रहा होगा। चूंकि ट्रेनिंग के दौरान चूंकि मैं एक्स जो है वो एक्चुअली रियल वाले बॉक्स से लेके आया था, मैं चाहूंगा कि इस एक्स के लिए डी ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रियल ये 1 के पास आए, बिकॉज आई नो कि मेरी एग्जांपल रियल थी, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग का एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आप ये करते हैं कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ये एक नंबर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है, ये पूरा एक इमेज हो सकती है रैंडम नॉइज वाली। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जो इनपुट जाने लगी है वो रैंडम नॉइज है। ये रैंडम नॉइज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है रैंडम नॉइज, ये गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते थे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है, रैंडम नॉइज। ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रीब्यूशन आप फिक्स कर लेंगे, पर पॉइंट इज के यू कैन चूज एनी। रैंडम नॉइज आया, वो रैंडम नॉइज आपने अपने जो दूसरा डीप नेटवर्क था जनरेटर, ठीक है। सो ये पहले वाला नेटवर्क आपका डिस्क्रिमिनेटर था और ये वाला नेटवर्क आपका जनरेटर है। इस जनरेटर नेटवर्क को आपने रैंडम नॉइज इनपुट किया। इस नेटवर्क ने जो भी प्रोड्यूस किया है उसको आपने अब ट्रीट ऐसे करना है कि ओके लेट्स अस्यूम कि ये नेटवर्क एक इमेज प्रोड्यूस करता है। अब आपने ये अस्यूम करना है कि इस नेटवर्क ने जो भी प्रोड्यूस किया है एक इमेज, अच्छी हो बुरी हो, असली लगती हो नहीं असली लगती हो, जो भी है, आपने ये अस्यूम करना है कि फेक इमेजेस का मेरे पास एक बैग था और उसके अंदर बहुत सारी फेक इमेजेस पड़ी थी और मैंने उस बैग के अंदर हाथ डाला और रैंडमली कोई एक इमेज उठा ली। यानी फेक इमेजेस के बैग में से मैंने एक सैंपल उठाया है। ये वो सैंपल है, फेक इमेजेस के बैग में से सैंपल उठाया है। यानी मैंने अपने जनरेटर वाले नेटवर्क को रैंडम नॉइज दिया, उस रैंडम नॉइज की बेस पे उसने कोई चीज प्रोड्यूस की, एक इमेज प्रोड्यूस की, और उस इमेज को मैं इंटरप्रेट ऐसे कर रहा हूं। इस प्रोसेस को, ये जो 3 चीजें हुई हैं, इस प्रोसेस को मैं इंटरप्रेट ऐसे कर रहा हूं कि मैंने बैग में से सैंपल निकाला था, सैंपल फ्रॉम फेक बैग, फेक बैग कह लें, बॉक्स कह लें, व्हाटएवर, ठीक है।
तो ये तो जनरेटर ने जो काम करना था कर दिया, ठीक है, और जनरेटर भी ट्रेनेबल है। और ये वो फेक जो इमेज आई है मेरे पास, वो ये सैंपल था, फेक सैंपल। ठीक है, यू कैन सी कि ये ह्यूमन फेस तो लगता है लेकिन थोड़ा सा ब्लरी है। यानी अगर आप लोगों से पूछूं कि इनमें फ़र्क क्या है, तो प्रॉब्ली आप यही कहेंगे कि ये ब्लरी नहीं है, वाकई रियल लगता है। जो जनरेटेड है वो थोड़ा सा ब्लरी है, ग्रेनी है थोड़ा सा। पर अब हम करते क्या है, ये जो फेक सैंपल मेरे पास आया है, इस सैंपल को अब मैं फिर से उसी डिस्क्रिमिनेटर में डालता हूं। जो ये लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिमिनेटर था ना, एक नेटवर्क था जिसमें मैंने पिछली दफा रियल डेटा डाला था, इस दफा मैं उसी डिस्क्रिमिनेटर में ये फेक सैंपल फीड करता हूं। और लेकिन मैं ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग में मैं बता देता हूं उसको कि ट्रेनिंग में उसको बता देता हूं कि मैंने तुम्हें ये फेक सैंपल दिया है। डिस्क्रिमिनेटर अब क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर नोटिस कि जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो है कि डिस्क्रिमिनेटर क्या कोशिश कर रहा है। द डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज कि ये जो सैंपल मेरे पास आया है, इसको अब आप नाम दें कि ये जनरेटर का रिजल्ट है बेस्ड ऑन जो भी इनपुट आपने रैंडम नॉइज इनपुट किया था। तो ये जनरेटर का रिजल्ट बेस्ड ऑन रैंडम नॉइज इनपुट, आई कॉल इट जी ऑफ जी। डिस्क्रिमिनेटर कहता है कि ये जो जी ऑफ जी यानी फेक सैंपल प्रोड्यूस किया है, चूंकि ये जनरेटर से आ रहा है, आई वुड वांट कि मेरा आंसर, डिस्क्रिमिनेटर का आंसर इस फेक सैंपल पे 0 के पास आए। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जनरेटर क्या कर रहा होगा, जनरेटर कोशिश करेगा कि मेरे वेट्स इस किस्म के हों। जनरेटर कहेगा कि जी वाला जो नेटवर्क है इसके वेट्स ऐसे हों और डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स भी ऐसे हों। दोनों की बात हो रही है, जी के वेट्स भी ऐसे हों कि जी ऑफ जी यानी फेक सैंपल ऐसा बने कि डिस्क्रिमिनेटर का जो आंसर है वो मेरे फेक सैंपल पे 1 आ जाए। यानी डिस्क्रिमिनेटर को लगे कि ये रियल सैंपल था। ठीक है, तो जो राइट साइड पे जो ब्रांच है ये जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों की ट्रेनिंग कर रही है। आपका जो जनरेटर है वो डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू ट्रेन हो रहा होगा, जबकि आपका डिस्क्रिमिनेटर दोनों ब्रांचेस में ट्रेन हो रहा होगा। जब आप इसको रियल डेटा देते हैं तो ये रियल डेटा वाली ब्रांच है। सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर कि डिस्क्रिमिनेटर की एक रियल डेटा पे ट्रेनिंग है और एक फेक डेटा पे ट्रेनिंग है। ठीक है, और जो जनरेटर है इसकी तो बस नॉइज के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। यानी नॉइज है और जो भी ये प्रोड्यूस करता है उस पे आप चाहेंगे कि डिस्क्रिमिनेटर का आंसर आए कि ये रियल है, 1 के करीब आए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की चीज़ें हैं। ये सबसे लास्ट बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी गोल्स हैं। डिस्क्रिमिनेटर चाह रहा है कि मैं फेक डेटा पे 0 आंसर दूं, पर जनरेटर चाह रहा है कि डिस्क्रिमिनेटर फेक डेटा पे 1 आंसर दे। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी गोल्स हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर आर एडवर्सरीज, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह लड़ के ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। जनरेटर चाहेगा कि मैं और ज़्यादा असली चीज़ बनाऊं, डिस्क्रिमिनेटर चाहेगा कि मैं और ज़्यादा इनको पकड़ लूं जब भी ये कोई फेक चीज़ बनाने की कोशिश करें।
ये जो एडवर्सेरियल गेम है एक दूसरे को हराने वाली, जो गेम हम खेलेंगे उसको मिन मैक्स गेम कहते हैं। यानी मेरे पास दो प्लेयर्स हैं, ये एक मिन मैक्स गेम खेलेंगे। और वो गेम इस किस्म की है कि जनरेटर जनरेट करेगा फेक डेटा और डिस्क्रिमिनेटर जो है ये डिटेक्ट करेगा फेक डेटा। जनरेटर का काम ये होगा, जनरेटर मेरा प्लेयर 1 है, इसका काम ये होगा कि मैं जो नए सैंपल बनाता हूँ वो ऐसे लगें कि जैसे वो रियल डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं। ठीक है, जनरेटर का एम ये होगा कि मैं जो सैंपल बनाता हूँ वो ऐसे लगे कि जैसे मैंने फेक बैग में से नहीं उठाए थे। राइट, रिमेंबर देयर वर 2 बैग्स, एक रियल डेटा का बैग था, एक फेक डेटा का बैग था। जनरेटर हमेशा फेक के अंदर से उठा रहा है, जनरेटर हमेशा फेक के अंदर से उठा रहा है, लेकिन वो चाह ये रहा है कि जो भी मैं आउटपुट कर रहा हूं वो आपको लगे कि जैसे मैंने रियल में से उठाया था। ये इसका गोल है। और प्लेयर 2 आपका डिस्क्रिमिनेटर है और इसका काम बस यही है, इसने बस पकड़ना है। इसका पुलिसिंग मैकेनिज्म है कि हर सैंपल पे इसने बताना है कि ये रियल था या फेक था। ठीक है, और हम इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे कि जनरेटर को हम ट्रेन ही ऐसे कर रहे होंगे कि तुमने ऐसे सैंपल बनाने कि डी को फूल कर दो, डी तुम्हारे सैंपल्स पे 1 कहने लग जाए, 0 ना कहे। ठीक है, वो समझे कि ये रियल है। और जो डिस्क्रिमिनेटर है उसकी ट्रेनिंग इस तरह करेंगे कि तुमने फूल नहीं होना कि जी जब भी आंसर दे, कोई भी आंसर दे जनरेटर, तो तुमने कहना है कि ये फेक है। जो भी जी जनरेट करे ना, जो भी तुमने कहना है फेक है। ठीक है, लेकिन अगर रियल सैंपल आता है तो उसको तुमने कहना है रियल। अब ये हर बारी मुमकिन नहीं है, यानी जैसे ही जनरेटर रियल डेटा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा तो फिर डिस्क्रिमिनेटर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जनरेटर की चीज़ों को फेक कह रहा होगा फिर उसको रियल डेटा को भी फेक कहना पड़ेगा। अगर जनरेटर ने रियल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर ली तो फिर डिस्क्रिमिनेटर फूल हो जाएगा। तो सारी अब इनकी जंग ये है कि उसने फूल नहीं होना और जी ने बेहतर से बेहतर डेटा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते रहना है कि मैंने फूल करना है। तो दैट्स द फाइट दैट्स गोइंग टू टेक प्लेस, दैट्स एडवर्सेरियल लर्निंग। ओवरऑल आइडिया तो मैंने बता दिया, जस्ट स्पेसिफिक डिटेल्स के जिसको हम जनरेटर कह रहे हैं उसमें इनपुट रैंडम नॉइज आ रही, वो रैंडम नॉइज किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है, यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस बेस्ड ऑन दैट नॉइज द जनरेटर विल जस्ट प्रोड्यूस सम आउटपुट, और उस आउटपुट को मैं कह रहा हूँ जी ऑफ जी गिवन जो भी पैरामीटर्स थे उस नेटवर्क के, जनरेटर नेटवर्क के जो भी पैरामीटर्स थे उसको थीटा जी कह रहा हूँ। इसी तरह डिस्क्रिमिनेटर है, ये भी एक डीप नेटवर्क होगा और इसको आप सैंपल्स दे रहे होंगे, या रियल सैंपल दे रहे होंगे इनपुट में या फेक सैंपल दे रहे होंगे, और ये प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर रहा होगा कि जब भी आप इसको कोई सैंपल एक्स देंगे तो डिस्क्रिमिनेटर बेस्ड ऑन इट्स ओन वेट्स, नेटवर्क के जो वेट्स हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी आउटपुट करेगा। और प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी आपने मुझे एक्स दिया था ये रियल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये 0 से 1 लॉजिस्टिक सिग्मॉइड के थ्रू 0 से 1 एक नंबर आउटपुट करेगा और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो भी आपने मुझे इनपुट दिया है उसके रियल होने का कितना चांस है। अब यहाँ पे मेरे साथ रहिएगा कि अब जो मैंने टर्म लिख रहा हूँ वो है डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट। ये सैंपल अब उसको दिया है, राइट। ये सैंपल कहाँ से आया है? जनरेटर से, यानी ये एक फेक सैंपल था। जनरेटर को इनपुट क्या किया गया था? जी, रैंडम नॉइज, और जनरेटर ने अपने वेट्स की बेस पे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर दी। ये एक फेक सैंपल था।
डिस्क्रिमिनेटर ने ये फेक सैंपल लिया और बेस्ड ऑन इट्स सेट ऑफ पैरामीटर्स इसने कोई प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर दी कि वो जो जेनरेटेड सैंपल जी ऑफ जी था उसके रियल होने का कितना चांस है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर की जो ट्रेनिंग है वो हमेशा सुपरवाइज तरीके से हो रही है। ट्रेनिंग में मैं हमेशा इसको बता रहा हूं कि ये जो मैं तुम्हें इनपुट किया ये रियल सैंपल था और अब जो मैं तुम्हें इनपुट किया ये फेक सैंपल था। ट्रेनिंग के दौरान मैं हमेशा बताता हूं डिस्क्रिमिनेटर को। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग कभी ऐसे होगी कि मैं उसको रियल डेटा दूंगा और उस पर जो भी आंसर निकलेगा डी ऑफ एक्स, मैं उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट है ना वो मैं कहूंगा कि तुमने इसको रियल कहना है, तो ये उसकी टारगेट वैल्यू है। यानी इस पे तुमने 1 प्रोबेबिलिटी आउटपुट करनी है या 1 के करीब। और सिमिलरली जब मैं फेक डेटा इसको इनपुट करता हूं तो मैं टारगेट रखता हूं कि ये फेक डेटा था, तुमने इसको फेक कहना है, यानी तुमने इस पे 0 प्रोबेबिलिटी आउटपुट करनी है। ठीक है, तो दैट्स माय टारगेट हियर। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है, डिस्क्रिमिनेटर की लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इज दैट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? सर क्लियर है। ओके, अब एडवर्सरी लर्निंग में हम करेंगे क्या कि ये बारी बारी इनको ट्रेन करेंगे हम। जो डिस्क्रिमिनेटर है ये अपने पैरामीटर्स जो भी आपने रैंडमली इनिशियलाइज किए होंगे शुरू में, डिस्क्रिमिनेटर के पैरामीटर्स थीटा डी ये अपडेट इस तरह से होंगे कि जब आप रियल सैंपल मुझे देंगे रियल, तो मैं रिक्वायर करूंगा। पिछली साइड पे भी मैंने यही कहा था कि आई विल रिक्वायर कि रियल सैंपल पे डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट क्लोज टू 1 आए एंड आई विल रिक्वायर कि जेनरेटेड सैंपल पे डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट क्लोज टू 0 आ जाए। यानी जब भी जेनरेटर की तरफ से डेटा आए तो ये पकड़ ले उसको, कि इसकी ट्रेनिंग हो ही ऐसे रही है कि द फेक जनरेटर इज ऑलवेज कॉट और इट शुड बी कॉट। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं जनरेटर के वेट्स को अपडेट कर रहा हूँ, रैंडमली इनिशियलाइज्ड होंगे शुरू में, पर जब मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ तो उनकी अपडेट्स इस तरह से होनी है कि मैं चाहूँगा कि मेरे थीटा जी ऐसे वेट्स बने कि जिनकी बेस पे रैंडम नॉइज से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, यानी मेरा फेक सैंपल, जब वो फेक सैंपल मैं डिस्क्रिमिनेटर को पास करूं तो डिस्क्रिमिनेटर उस फेक सैंपल पे 0 ना कहे 1 कहे। यानी द जनरेटर इज अपडेटिंग इट्स पैरामीटर्स थीटा जी सो दैट this fake generator succeeds in fooling the discriminator. ठीक है, and as I said, D discriminator supervised learning हो रही है, पर generator की learning unsupervised है। सर ये दोबारा क्लियर कीजिएगा, G कैसे अनसुपरवाइज्ड? अपना सवाल दोबारा पूछिएगा जरा। ये जो जी है ये अनसुपरवाइज कैसे है? क्योंकि जनरेटर का प्रोसेस जरा देखें, जनरेटर में होना क्या है। जनरेटर को आप रैंडम नॉइज प्रोड्यूस करके देते हैं और उस इनपुट की बेस पे वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो भी है वो आउटपुट, और मैं उस आउटपुट को डिस्क्रिमिनेटर को दे देता हूं और डिस्क्रिमिनेटर को कहता हूं कि तुमने यहां पे, डिस्क्रिमिनेटर को जो मैं कह रहा हूं जो उसमें कह रहा हूं कि तुमने यहां पे 1 प्रोड्यूस करना है। यानी इसका जो लेबल है वो हमेशा 1 दे रहा हूं ट्रेनिंग के दौरान, हमेशा 1। यानी मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि मुझे आपने क्या कहेंगे,
कोई क्लास लेबल हर बार ये अलहदा कोई बताना पड़ रहा हो कि इस इनपुट पे तुम्हें ये कहना चाहिए था, इस इनपुट पे ये कहना चाहिए था, इस इनपुट पे ये कहना चाहिए था। सो वो सुपरवाइज लर्निंग होती कि हर इनपुट पे मैं एक अलहदा उसको बताता। इधर तो हर बारी जो मर्जी कर लें आप, हर बारी मैं कह रहा हूं कि जो भी जनरेटर ने प्रोड्यूस किया है उस पर डिस्क्रिमिनेटर को चाहिए कि वन आंसर दे। हर सैंपल के लिए कोई अलहदा सुपरविजन नहीं है मेरे पास। यानी इस तरह से देख लें, देखिए ये पार्ट सुपरवाइज्ड है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जी यही मेरा पॉइंट है। हाँ ये पार्ट सुपरवाइज्ड है, ये आई एग्री विद यू। तो जब भी डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स अपडेट हो रहे हैं वो एक सुपरवाइज्ड फैशन में हो रहे हैं, लेकिन जनरेटर की जो पीछे ये ग्रेडियंट्स बैक प्रोपगेट तो करेंगे, जनरेटर के लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि ये रियल है, फेक है, ये है, वो है। डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के लिए मुझे सुपरवाइज लर्निंग चाहिए। उसकी ट्रेनिंग से जो ग्रेडियंट्स जनरेट होते हैं, जो डेरिवेटिव्स पीछे बैक प्रोपगेट होते हैं, उन्हीं की बेस पे जनरेटर भी ट्रेन हो जाता है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑल दैट आई नीडेड वाज कि आप मुझे डेटा सेट दे दें, रियल डेटा, जितना भी है, मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स कह लें, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स कह लें, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स, खैर उतनी तो नहीं होती, पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये सिर्फ इनपुट इमेजेस हैं ह्यूमन फेसेस की, फॉर एग्जांपल। इनके लेबल्स नहीं मौजूद मेरे पास कि ये कौन सा बंदा था, या ये बंदा इस पे एक्सप्रेशन क्या थी, स्माइल कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ठीक, ये चीजें नहीं है मेरे पास। ऑल आई हैव आर दीज इमेजेस, इनपुट इमेजेस। यानी एक्स वाली डोमेन है, मैं आगे नहीं जाता, मेरे पास जस्ट इनपुट इमेजेस है मेरे पास, उनके लेबल्स नहीं मौजूद मेरे पास। ओके, गॉट इट सर। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर डेटा सेट मैंने इकट्ठा करना है तो सिर्फ इनपुट इमेजेस का डेटा सेट इकट्ठा करना है, मुझे उनके लेबल्स नहीं चाहिए। लेबल्स वाला जो काम है वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने के लिए आ रहा है, और वहां भी लेबल्स वो फ्रेमवर्क के अंदर खुद बन रहे हैं, और वो इस तरह से बन रहे हैं कि जो डेटा रियल वाली बास्केट से आया है, यानी इस डेटा सेट से x1 x2 xn से जो सैंपल्स रियल वाली से आए हैं, उनको मैं खुद ही लेबल असाइन कर देता हूं कि इनका 1 होना चाहिए, और जो सैंपल्स जनरेटर से आए हैं यानी फेक वाली बास्केट से, उनको मैं लेबल असाइन कर देता हूं 0। पर ये तो एक इंटरनल चीज है। ट्रेनिंग के दौरान जब आप डेटा सेट इकट्ठा कर रहे थे तब तो आपको सिर्फ इमेजेस चाहिए थी। सो ओवरऑल इट्स एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। लेकिन इंटरनली यस, मैं डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने के लिए रियल और फेक ये वाले लेबल्स प्रोड्यूस कर लेता हूं। इंटरनल है ये। डज दैट हेल्प? जी राइट, थैंक यू सर। ओके समझ में आ गया। ओके ओके, लेट्स सी कि ये मिन मैक्स गेम कैसे खेली जाएगी। यानी मेरे जो प्लेयर्स हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। अब आप लोगों ने मेरे तरह साथ रहना है। मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिस तरह आपके पास लॉस फंक्शन होता था ना, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरे पास। वो डिपेंड करता है फंक्शन कि उसमें डिस्क्रिमिनेटर के क्या पैरामीटर्स हैं, डिस्क्रिमिनेटर के क्या आंसर है, और जनरेटर का क्या आंसर है। तो इस फंक्शन में डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर दोनों जा रहे हैं, और ये एक नंबर आउटपुट कर देगा, v कोई वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। दैट्स माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कैसे कंप्यूट हो रही है? ये जो सिंबल है e, ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी के अंदर जब एक्सपेक्टेशन का ऑपरेशन होता है तो हमेशा आप बताते हैं कि रैंडम वेरिएबल कौन सा है और उसकी
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है उसका। तो मैं एक्सपेक्टेशन निकाल लूँगा ओवर, ओके लेट मी जस्ट समराइज दिस कंप्लीटली, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। ये है एक्सपेक्टेशन ओवर रियल सैम्पल्स, रियल डेटा सैम्पल्स। यानी मेरे पास वो जो पूरा डेटा सेट था ना, x1 x2 रियल डेटा ट्रेनिंग, ये इन सारे सैंपल्स के ऊपर मैं कोई चीज़ कंप्यूट करने लगा हूँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी, रिमेंबर, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास नहीं थी। मुझे नहीं पता असल में कि मेरे जो आपने इनपुट डेटा दिया है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव दिस, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी मैं कंप्यूट नहीं कर सकता। लेकिन प्रोबेबिलिटी में एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होता है, और वो ये कहता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके आप एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैसे करेंगे कि जो ऑर्डिनरी एवरेज होती है 1/n, सम करें, चीज़ों को सम करें। ये n ट्रेनिंग सैंपल्स थे ना, इन n के ऊपर सारों को सम करें और डिवाइड कर दें n से। ये जो ऑर्डिनरी एवरेज आएगी वो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू के बराबर आ जाएगी इफ़ कैपिटल N इज़ लार्ज। तो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किस चीज़ की निकालनी है? इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, log d of x। तो ये असल में ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। x कहाँ से आ रहा है? x इस पूरे x ये रियल वाले बैग से आ रहा है, ठीक है। x रियल वाले बैग से आ रहा है। तो तमाम जो रियल सैंपल्स हैं मेरे पास, उन हर सैंपल को मैं डिस्क्रिमिनेटर के अंदर से गुजारता हूँ, एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है, उस प्रोबेबिलिटी का मैं लॉग ले लेता हूँ। ये जो लॉग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेटर की जो लॉग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनकी मैं एवरेज कंप्यूट कर रहा हूँ, और इनकी जो ऑर्डिनरी एवरेज है वो एक्सपेक्टेशन के बराबर आ जाती है इफ़ n इज़ लार्ज। तो अक्सर आप गैन्स के पेपर्स जब पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा। मशीन लर्निंग के, इनफैक्ट गैन्स के भी नहीं, मशीन लर्निंग के बहुत सारे पेपर्स में आपको ये नोटेशन यूज नज़र आएगी, एक्सपेक्टेशन और कोई ना कोई रैंडम वेरिएबल और कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन। सो उस पर फ़ौरन डरना चाहिएगा। एक्चुअली यानी इन प्रैक्टिस ये कंप्यूट कैसे हो रहा होता है कि ये सिर्फ और डेटा की ऑर्डिनरी एवरेज हो रही होती है। तो यहाँ अगर मैं इस सारे काम पे सम और 1/n से मल्टीप्लाई कर देता, सम और n से डिवाइड, तो ये वही काम हो रहा होता एक्सपेक्टेशन का। ओके, तो एक है एक्सपेक्टेशन log d of x की, यानी डिस्क्रिमिनेटर की प्रोबेबिलिटी का log पर रियल सैंपल्स पे उसकी एवरेज, प्लस अब यहां पे एक्सपेक्टेशन है फिर से, लेकिन नॉइज के ऊपर। वो ये नॉइज वो है जो आपने जनरेटर को फीड किया था। नॉइज की भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी, और हमने कहा था कि नॉइज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, कोई हो सकती है, पर ये हमने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। और सिलेक्ट अगर की भी हो इवन देन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये वाली एक्सपेक्टेशन भी मैं ऑर्डिनरी एवरेज से ही लेके आऊँगा, ये भी ऑर्डिनरी एवरेज से लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की है? एक्सपेक्टेशन है यानी एवरेज है किस चीज़ की? वो है नॉइज़ आपने इनपुट किया, फेक सैंपल जनरेट किया, फेक सैंपल को डिस्क्रिमिनेटर में पास किया, इसने उसके रियल होने की प्रोबेबिलिटी बता दी, उस प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 में से माइनस किया और फिर लॉग ले लिया। तो ये लॉग ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी
of being real of a fake sample. इस तरह की लॉग प्रोबेबिलिटीज को मैंने एवरेज कर लिया, तो मेरे पास ये सेकंड नंबर आ गया. ठीक है. नाउ नोटिस कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो रियल डेटा पे कंप्यूट हो रही है, फर्स्ट टर्म, कैन यू गाइज टेल मी कि क्या ये जनरेटर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट टर्म does it depend on the generator? No sir. क्योंकि इसको रियल डेटा आपने दिया, डिस्क्रिमिनेटर में से पास किया, एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. So the first term doesn't depend on the generator, but the second term depends on the generator, and the second term also depends on the discriminator. तो जो गेम अब हम खेलने लगे हैं वो ये है कि इसी ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है v ऑफ डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं मैक्सिमाइज करूंगा. यानी मैं अपने डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स को इस तरह से एडजस्ट करना चाहूँगा कि मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही हो. ठीक है. जबकि मेरा जो जनरेटर है वो इस तरह से ट्रेन करेगा अपने आप को कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज हो रही हो. ठीक है. और जब मैं जनरेटर को ट्रेन कर रहा हूं, व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्टिमल जनरेटर जी स्टार, उस वक्त आई फिक्स द डिस्क्रिमिनेटर, द ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर दैट आई फाउंड इन द लास्ट स्टेप, दैट्स फिक्स्ड. ठीक है. और जब डिस्क्रिमिनेटर अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा तो तब जनरेटर फिक्स्ड होगा. तो ये इटरेटिव होगा. एक दफ़ा ये करेंगे, अगली दफ़ा वो करेगा अपने आप को दूसरे को फिक्स करके. और ये मैक्स और मिन क्यों है? लेट्स लुक एट दिस. डिस्क्रिमिनेटर वांट्स टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव वैल्यू. मैक्सिमाइज इस तरह कि रियल सैंपल, रियल के लिए ये चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल सैंपल ये 1 हो, और ये चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेक सैंपल ये 0 हो. ठीक है. अब ऐसा करते हैं, ये दो नंबर्स v के अंदर डाल के देखते हैं. रियल सैंपल की बात करते हैं. रियल सैंपल पे आप चाहते हैं कि d ऑफ x 1 आए. रियल सैंपल्स वाला पार्ट ये फर्स्ट वाला पार्ट था. Do you guys agree? रियल सैंपल तो यहाँ पे फीड हो रहे थे, ये एक्सपेक्टेशन रियल सैंपल्स पे हो रही थी. ये सेकंड वाला केस तो फेक सैंपल्स पे आ रहा था. सो रियल सैंपल जब मैं यहाँ डालूंगा, अगर d ऑफ x उस पे 1 आ जाए तो वो 1 है जो लॉग के अंदर जा रहा है. नाउ रिकॉल कि लॉग फंक्शन कैसा होता है, और स्पेशली लॉग फंक्शन जब आपने प्रोबेबिलिटीज दी हैं. लॉग फंक्शन असल में 0 से 1 के बीच में ऐसा होता है. मैंने ड्रॉ अच्छा नहीं किया, पर कि अगर ये 0 है तो लॉग फंक्शन आगे तो शायद इस तरह जाएगा, लेकिन 1 पे लॉग फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और बिटवीन 0 एंड 1 जैसे जैसे अब 0 के पास चलते जाते हैं, लॉग फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जाता है एसिम्प्टोटिकली. ठीक है. तो 0 के करीब माइनस इन्फिनिटी पे हो जाता है, और 1 लॉग ऑफ 1 ये 0 होता है. ठीक है. तो मैं चाहूंगा ये कि रियल सैंपल पे d ऑफ x जब रियल सैंपल है तो d ऑफ x 1 आए, विच मीन्स लॉग की वैल्यू 0 आए. और जब प्रोबेबिलिटीज इनपुट हो रही हैं तो लॉग की मैक्सिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि लॉग वरना नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा. सो बाय
फोर्सिंग बाय सेइंग कि लॉग मैक्सिमाइज हो रहा हो, यानी बाय सेइंग कि वी मैक्सिमाइज हो रहा हो। वी मैक्सिमाइज तब होगा जब ये लॉग मैक्सिमाइज होगा, और ये लॉग मैक्सिमाइज तब होगा जब डी ऑफ एक्स 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये अच्छी रिक्वायरमेंट थी कि रियल सैंपल पे, कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटर अगर कहे कि मैंने v को मैक्सिमाइज करना है, उसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेटर ये कह रहा है कि मैंने log d ऑफ x को 0 रखना है, और उसका ये मतलब है कि मैंने d ऑफ x यानी d प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अ रियल सैंपल प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 रखना है। ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट भी तो डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट से आ रहा है, इधर भी यही होगा। व्हेन यू से कि मैंने v को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब है कि आपने दोनों टर्म्स को मैक्सिमाइज करना होगा। दोनों टर्म्स आप चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी वैल्यू पे हों। वेल, ये टर्म, पहली टर्म बड़ी तब होती है जब d ऑफ x रियल सैंपल ये 1 आए, d ऑफ x 1 आए। और सेकंड टर्म ये भी मैक्सिमाइज कब होगी? ये भी तो लॉग है, ये भी -∞ से 0 तक जिंदा रहता होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होती होगी। मैक्सिमम वैल्यू 0 कब आएगी लॉग की? जब इसकी इनपुट आर्ग्यूमेंट 1 आ जाए। इनपुट आर्ग्यूमेंट 1 कैसे आएगी? 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z, ये 1 आ जाए, विच मीन्स कि d ऑफ g ऑफ z 0 आ जाए। सो इसको कंबाइन करते हैं दोनों बातों को। जो कंबाइन बात है वो ये सेकंड लास्ट बुलेट में लिखी हुई है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरा डिस्क्रिमिनेटर शुड मैक्सिमाइज v, तो उसका मतलब यही है कि आप असल में यही कह रहे हैं कि रियल डेटा पे d ऑफ x को 1 आंसर देना चाहिए और फेक डेटा पे d ऑफ x को आंसर 0 देना चाहिए। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जो आपका जेनरेटर है, इसको हम कहते हैं कि जेनरेटर ने v को मिनिमाइज करना है। वेल, v मिनिमाइज कब होगा? बेस्ड ऑन g। g तो पहली टर्म को अफेक्ट करता ही नहीं ना, तो पहली टर्म तो मेरे लिए कांस्टेंट है जब मैं जेनरेटर की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड टर्म है जिसमें जेनरेटर का कोई रोल है, और अगर मैंने मिनिमाइज करना है तो फिर मैं चाहूंगा कि ये लॉग वाली वैल्यू -∞ के पास आए, क्योंकि मैं तो मिनिमाइज करना है। -∞ के पास तब आएगी जब इसकी इनपुट आर्ग्यूमेंट 0 होगी। इसकी इनपुट आर्ग्यूमेंट 0 तब होगी जब डिस्क्रिमिनेटर का आंसर g ऑफ z पे भी 1 आ जाए, यानी जब आप डिस्क्रिमिनेटर को फूल करने लग जाए। ठीक है। सो देयरफॉर इट मेक सेंस टू से कि जेनरेटर की ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि v को मिनिमाइज करें, क्योंकि उसका मतलब यही होगा, ये मिनिमाइज तब ही होगा जब डिस्क्रिमिनेटर का आंसर फेक डेटा पे 1 आ जाए। ठीक है। तो ये दो गोल्स हैं। डिस्क्रिमिनेटर ने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जेनरेटर ने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। दैट्स अ मिन मैक्स गेम। सो चूंकि डिस्क्रिमिनेटर ने मैक्सिमाइज करना था, तो हम ग्रेडियंट डिसेंट नहीं करेंगे, ग्रेडियंट असेंट करेंगे। यानी वो ग्रेडियंट डिसेंट में आप माइनस साइन लगाते थे, माइनस साइन नहीं करेंगे, अब प्लस करेंगे। और जेनरेटर ने मिनिमाइज करना था, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट करेगा। ठीक है। लेकिन जस्ट प्रैक्टिकल टिप के, और ये एम्पिरिकल है, एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि अगर आप ये ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं जेनरेटर के लिए, यानी v को मिनिमाइज करें, इससे ये देखा गया कि अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत अच्छा हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेटर बड़ी आसानी से बता देता है कि ये फेक था, ये रियल था, ये फेक था, ये रियल था, तो अगर जेनरेटर के मुकाबले में डिस्क्रिमिनेटर अगर बहुत अच्छा हो गया, तो फिर यहाँ पे जेनरेटर की ट्रेनिंग के लिए ना कोई ख़ास बड़े ग्रेडियंट नहीं मिलते।
तो होगा ये कि ग्रेडियंट जनरेटर बेचारा जो है ना अब इम्प्रूव करना छोड़ देगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर इतना अच्छा हो गया है, ग्रेडियंट के लिए इतना जनरेटर के लिए इतना मुश्किल हो गया है डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना कि उसकी इम्प्रूवमेंट अब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे ये यहाँ पे मैंने जो फिगर इमेज बनाई हुई है कि अगर आर्म रेसलिंग जो है, इसको मैंने कहा था कि ये तो एडवर्सेरियल गेम है, दोनों की ताकत इंक्रीज हो रही है इस तरह गेम खेलने से, लेकिन अगर एक बंदा बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और दूसरे वाला जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं उसका, तो डू यू थिंक उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही होगी? यानी उसको इम्प्रूवमेंट का मौका ही कोई नहीं मिल रहा। वो जैसे ही लगाता है फटाफट हार जाता है, जैसे ही लगाता है फटाफट हार जाता है, फटाफट हार जाता है, फटाफट हार जाता है। कोई थोड़ी देर मुकाबला होता, उसका मसल थोड़ा कोई रेजिस्टेंस वो शो करता, कोई चंद सेकंड रेजिस्ट करता, उसका मसल बिल्ड हो रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो फौरन ही हार जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स कैन अकर इन एडवर्सेरियल गेम्स। ठीक है, और तो उसके लिए ये ट्रिक है कि, और ये अगेन ये हैक है, एम्पिरिकली देखा गया कि दिस हेल्प्स, कि आप बजाय ये कि जनरेटर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करे, आपने ये कहा कि जनरेटर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज ही कर ले। ठीक है, लेकिन वेट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्चुअली चेंज कर दिया है, एंड मे बी आई शुड हैव कॉल्ड इट a new objective function b tilde. नोटिस के ओरिजिनली जनरेटर की बारी यहाँ 1 माइनस टी था, अब यहाँ पे डी ही है, 1 माइनस हटा दिया है। ठीक है, यानी पहले मैं चाह रहा था कि आंसर यहाँ पे आंसर 1 आए, आई वॉन्टेड दिस आंसर टू बी 1, जनरेटर वॉन्टेड दिस आंसर टू बी 1, और फिर 1 माइनस करते थे और फिर मिनिमाइजेशन करते थे। यहाँ पे आई स्टिल वांट द आंसर टू बी 1, और log ऑफ 1 इज 0, और मैं चाहूँगा कि अब मैक्सिमाइज करूँ, यानी मैं वो 0 के पास आऊँ। ठीक है, तो ये 1 माइनस ख़त्म करके मैं इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को चेंज कर देता हूँ एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, लेकिन एंड गोल वही है कि डिस्क्रिमिनेटर का फेक डेटा पे आंसर 1 आना चाहिए। पहले भी यही गोल था, अभी भी यही गोल है, डिस्क्रिमिनेटर का फेक डेटा पे आंसर 1 आना चाहिए। और अगर मैं तो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ले आता हूँ और अगेन ग्रेडियंट डिसेंट कर लेता हूँ, और इससे ये होता है कि इवन व्हेन द डिस्क्रिमिनेटर इज वेरी गुड कंपेयर्ड टू द जनरेटर, इसको फिर भी कुछ ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग फिर भी होती रहती है। ठीक है, दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप। ट्रेनिंग, गैन्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? गैन्स की ट्रेनिंग स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से होती है ऑन 2 मिनी बैचेस। पहला बैच रियल वाले बैग से उठाया होता है, चंद सैंपल्स यहां से उठा लेते हैं, मिनी बैच, और दूसरा बैच फेक से तो नहीं, फेक तो अभी हम बनाएंगे, दूसरा बैच ये जो नॉइज वाला बैग था, रैंडम नॉइज वाला बैग, वहां से कुछ रैंडम नॉइज के वेक्टर्स उठा लेते हैं। एक मिनी बैच ले आता हूँ रैंडम नॉइज वाले वेक्टर्स, क्योंकि उनकी बेस पे फिर मैं फेक डेटा जनरेट करूंगा। ठीक है, तो ये 2 मिनी बैच हैं, एक रियल सैंपल्स का और एक रैंडम नॉइज का। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रेडियंट डिसेंट के जो स्टेप्स हैं, ग्रेडियंट असेंट या डिसेंट जो भी आप कर रहे हैं, उसके जो दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप वही होगा जो हमने देख लिया कि पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स को अपडेट करेगा, और अगला स्टेप जनरेटर के वेट्स को अपडेट करेगा। ठीक है, और खैर ये हमने
आगे ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन का यूजुअली एडम पॉपुलर चॉइस है, पर वो तो आपने देख लिया, आप चाहे नॉर्मल ग्रेडियंट सेट करना चाहें कि किस तरह से वेट्स अपडेट कैसे करने। आई थिंक ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये ओरिजिनल पेपर की कोड है या ओरिजिनल पेपर की सूडो कोड है कि आपकी जितनी भी ट्रेनिंग इटरेशंस हैं, गैन्स का जो ट्रेनिंग का सूडो कोड है ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग इटरेशंस हैं आप के दफ़ा आपने ये काम करना है। एंड के कुड बी वन बाय द वे, कि आप नॉइज वेक्टर्स के सैंपल्स उठाएं मिनी बैच m वेक्टर्स का, आप रियल डेटा के सैंपल्स उठाएं m मिनी बैच, उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स थे वो ये पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन v है, ठीक है। इस पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, ठीक है, और इसकी बेस पे आप डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स अपडेट करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर दोनों साइड्स पे था ना, फर्स्ट टर्म में भी डिस्क्रिमिनेटर था, सेकंड टर्म में भी डिस्क्रिमिनेटर था। और तो ये जो सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग है ना, ये के दफ़ा की है, एंड के कैन बी वन, लेकिन समटाइम्स इट हेल्प्स के आप डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग कई दफ़ा करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने जनरेटर की ट्रेनिंग करनी है, तो जनरेटर की ट्रेनिंग में सिर्फ सेकंड टर्म का रोल था, इधर फिर से नॉइज से एक रैंडम कुछ नॉइज वेक्टर्स उठाएं मिनी बैच m सैंपल्स का, और फिर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये था जनरेटर का सिर्फ, ठीक है, और सिर्फ इसको अब आप इस पे ग्रेडियंट सेंट लगा दें, ठीक है। अगेन पिछली साइड पे कहा हुआ था कि 1 माइनस डी की बजाय अगर आप सीधा लॉग ऑफ डी कर दें और मिनिमाइजेशन की बजाय मैक्सिमाइजेशन कर दें, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा गैन्स की ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो ये है, ठीक है। लेकिन एडवर्सेरियल गेम्स में देयर आर प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इज कि कन्वर्ज ही ना करे, यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों तगड़े से तगड़े से तगड़े से तगड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये तगड़े ना हो रहे हों, हो सकता है ये किसी बहुत अच्छी यानी जो इम्प्रूवमेंट जनरेटर ने पिछले स्टेप में की थी, अगले स्टेप में जो डिस्क्रिमिनेटर ने अपने वेट्स अपडेट किए हैं उससे जनरेटर की इम्प्रूवमेंट्स ख़त्म हो गई, या डिस्क्रिमिनेटर ने जो अपडेट्स की थी पिछली दफ़ा अपने वेट्स की, जनरेटर ने जो अपडेट किया तो उससे डिस्क्रिमिनेटर के जो फ़ायदे उसने लिए थे वो ख़त्म हो गए। तो ये एक दूसरे के फ़ायदे कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ये एडवर्सेरियल गेम बेहतरी की तरफ जाए, एडवर्सेरियल गेम डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। ये ऐसी है जैसे मुल्क आपस में लड़ते हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की आर्म्स रेस है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, खुदा ना खास्ता यू नो व्हाट इफ ये न्यूक्लियर ऑप्शन प्ले हो जाए किसी दिन, तो दोनों एक दूसरे का प्रोग्रेस अनडू कर देंगे। तो एडवर्सेरियल गेम्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। एडवर्सेरियल गेम्स दे रिक्वायर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, आर्म्स रेस की एग्जांपल ले लें, अगर आपका एंड गोल यही है दोनों का कि आर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, असला बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है कि दोनों एडवर्सरीज हैं एक दूसरे के, कि ओवर द इयर्स दोनों का असलहा जो है वो बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर होता गया, ठीक है। अगर यही गोल था, अगर इसी को अच्छा गोल माने हम कि असला बेहतर होना चाहिए, तो ठीक है, ये एडवर्सेरियल गेम फिलहाल तो बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अगर दोनों न्यूक्लियर ऑप्शन यूज कर ले तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक न्यूक्लियर ऑप्शन यूज कर ले तो एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एडवर्सेरियल गेम्स ऑलवेज हैव दिस रिस्क। इक्विलिब्रियम इज द गोल, ठीक है। लेकिन गैन्स की ट्रेनिंग में जो एडवर्सेरीज हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, कभी कभी वो इक्विलिब्रियम मिलता ही नहीं उन्हें, ट्रेनिंग हो ही जा रही इक्विलिब्रियम रीच ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक और जो सीरियस प्रॉब्लम है गैन्स के साथ,
वो ये है कि एक ऐसी नॉन कन्वर्जेंस की सिचुएशन है जिसको मोड कोलैप्स कहते हैं। उसमें होता ये है कि जनरेटर एक अजीब सा काम सीख लेता है। जनरेटर कहता है कि आप मुझे जो मर्जी नॉइज़ की इनपुट देते रहें, जो मर्जी, बहुत सारी वेरिएशंस देते हैं। नॉइज़ वेक्टर इस तरह का था, नॉइज़ वेक्टर इस तरह का था, नॉइज़ वेक्टर इस तरह का था, जैसा भी रैंडम नॉइजी वेक्टर दे रहे हैं, मैं सेम आउटपुट प्रोड्यूस करी जा रहा हूँ। यानी लेट्स से मैं सेम किस्म का चेहरा प्रोड्यूस किए जा रहा हूँ हर बारी। आप मुझे जो मर्जी नॉइज़ वेक्टर दे दें, मैं ऐसा चेहरा ही प्रोड्यूस किए जा रहा हूँ। क्यों ये प्रोड्यूस किए जा रहा हूँ? क्योंकि ये रियलिस्टिक है। ये ऐसा चेहरा था जो डिस्क्रिमिनेटर को फूल करने लग गया। तो जनरेटर ने कहा यार देखो, मैं डिस्क्रिमिनेटर को फूल करता हूँ ना इस एक चेहरे से, और तुमने मुझे यही कहा है ना कि तुमने डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना है, तो मैं यही चेहरा प्रोड्यूस करता रहूँगा बार बार, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटर को फूल करी जा रहा है। ठीक है, तो इसे मोड कोलैप्स कहते हैं। मोड आप कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग चीज़ें होती हैं उनको आप मोड कहते हैं, मोड्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जनरेटर ना इस तरह का मोड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे होता ये है कि आपके जनरेटर से जो आप चाह रहे थे कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो जाए, रियल किस्म के फेसेस हर किस्म के जनरेट हो जाए, वो नहीं होगा। डाइवर्सिटी नहीं होगी। अब जनरेटर से जो सैंपल्स आ रहे हैं फेक, वो डाइवर्स नहीं होंगे, वो एक ही तरह के होंगे। ठीक है, और बहुत सारी रिसर्च है कि मोड कोलैप्स वाली प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल किया जाए। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं एक दो पेपर मेंशन कर देता हूँ। मिनी बैच गैन्स हैं, अनरोल्ड गैन्स हैं। ये कुछ अक्लमंदी पे बेस्ड मेथड्स हैं जो ये मोड कोलैप्स की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, मोड कोलैप्स की एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी जो टारगेट यानी जो रियल डेटा था आपका, वो रियल डेटा इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से आया था कि ये 2D में एक एग्जांपल है, और 2D में कुछ पॉइंट्स हैं, रियल डेटा इधर लाई करता है, इधर भी लाई करता है, इधर भी लाई करता है, इधर भी, यानी ये मल्टी मॉडल डेटा है। यानी यहाँ पे डेटा के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं रियल डेटा के। लेकिन जो ये तो था असली डेटा। जो जनरेटर प्रोड्यूस करता, शुरू में जनरेटर ने प्रोड्यूस किया इस तरह का डेटा, डिस्क्रिमिनेटर ने आराम से कह दिया कि ये फेक है। 5000 इटरेशंस के बाद जनरेटर ने प्रोड्यूस किया इस तरह का डेटा, यानी जनरेटर ने जो सैंपल्स प्रोड्यूस किए थे वो ज़्यादातर यहाँ पे लाई करते थे, और इस तरह के सैंपल्स को डिस्क्रिमिनेटर ने आराम से कह दिया कि ये फेक है, क्योंकि रियल डेटा तो ऐसा होता है। फिर हुआ ये कि आफ्टर 10,000 इटरेशंस डिस्क्रिमिनेटर ने इस मोड को मॉडल करने की कोशिश की, एक मोड को। ये मोड कोलैप्स है कि डिस्क्रिमिनेटर ने 10,000 स्टेप्स के बाद सीख लिया कि ये कम से कम कुछ डेटा तो ऐसा होता है, लेकिन वो पहले इसको करता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको कह देता है कि लेकिन ओवरऑल डेटा ऐसे नहीं होता, फेल। फिर जनरेटर ने 5000 इटरेशंस के बाद किसी और मोड को पकड़ लिया, फिर किसी और मोड को पकड़ लिया, फिर किसी और मोड को पकड़ लिया। यानी जनरेटर हमेशा लो डाइवर्सिटी के सैंपल्स प्रोड्यूस किए जा रहा है कि जहां ओरिजिनल डेटा में कई मोड्स थे, कई जगह थी जिनके होने के चांसेस ज़्यादा थे। जनरेटर, चूंकि हमने उसको कभी रोका नहीं, जनरेटर उन ज़्यादा प्रोबेबल जगहों में से कोई एक जगह प्रोड्यूस करना सीख लेता था हर बार, इंस्टेड ऑफ कि वो एक ही टाइम पे सारी जगहों पे ज़्यादा सारी डाइवर्स किस्म के सैंपल्स प्रोड्यूस कर सकता, वो किसी एक को पकड़ लेता था। तो इसको कहते हैं मोड कोलैप्स। सो या ये जो है मेन प्रॉब्लम्स हैं
गैन्स के साथ मैं एंड कर देता हूँ दो बातों के साथ। एक तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अक्सर जो कंडीशनल गैन्स हैं वो ज़्यादा बेहतर ट्रेन हो जाते हैं। यानी अगर आपने गैन एक बनाया है जो सिर्फ वही वाली प्रॉब्लम जो मैंने पहले कही थी कि अगर आपने एमनिस्ट के डिजिट्स जनरेट करने हैं 0 1 2 3 जो भी एमनिस्ट के डिजिट्स से, अगर तो आपने अनकंडीशनल बस वो जनरेट करने हैं और एक गैन आपने ट्रेन किया जो बस 0 1 2 3 नंबर्स कंटेन कर लिए इमेजेस प्रोड्यूस करे, वर्सेस आपके पास ऐसा गैन जिसको आप कह दें कि ये सिर्फ 0 प्रोड्यूस करना है तो इस तरह की इमेजेस बनाए, या सिर्फ 1 प्रोड्यूस करना है इस तरह की इमेजेस बनाए। सो जब भी आप अपने ज्ञान को कंडीशन करेंगे कुछ लेवल्स पे तो उसकी लर्निंग प्रॉब्लम ज़रा सी आसान हो जाती है, और ये ज्ञान ज़्यादा बेहतर ट्रेन होते हैं। कंडीशनल ज्ञान ज़्यादा बेहतर ट्रेन होते हैं कंपेयर टू अनकंडीशनड ज्ञान्स। लेबल स्मूथिंग हेल्प्स। लेबल स्मूथिंग हमने जब रेगुलराइजेशन का लेक्चर हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अपनी मशीन लर्निंग के मॉडल को जो आप टारगेट्स देते हैं, तो अगर लेट्स से 2 क्लासेस हैं तो क्लास 1 को 0 कह दें, दूसरी क्लास को आप कहें टारगेट 1 है, उसकी बजाय आप अगर लेबल स्मूथिंग करें तो इसको एप्सिलॉन कह दें कि 0 ना आउटपुट 0 तक पहुंचने की कोशिश ना करो और 1 तक पहुंचने की कोशिश ना करो, 0 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, अगर ये भी तुम अचीव कर लेते हो टारगेट्स या इतनी प्रोबेबिलिटीज़ तो वो भी ठीक है। तो ये रेगुलराइजेशन इफेक्ट एक मिलता है। गैन्स के अंदर अगेन एम्पिरिकली देखा गया है कि वन साइडेड लेबल स्मूथिंग जो है, यानी सिर्फ जो रियल डेटा की जो प्रोबेबिलिटी आउटपुट करनी है सिर्फ वो कर लें, यानी क्लास 0 को 0 ही कहें कि इन पे 0 प्रोड्यूस करना है, लेकिन रियल डेटा पे 1 की बजाय 1 माइनस एप्सिलॉन। तो दिस इज कॉल्ड वन साइडेड लेबल स्मूथिंग। सो इट हैज बीन सीन टू हेल्प GAN training, one-sided label smoothing. Another technique that helps is कि आप क्योंकि आपके डीप नेटवर्क्स हैं, डीप नेटवर्क्स के अंदर इनवेरिएबली आप बैच नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे होते हैं हर लेयर में। तो बैच नॉर्मलाइजेशन के लिए इट हेल्प्स कि आप एक कोई रेफरेंस बैच पहले ही रख लें, एक बैच उसको फिक्स कर लें कि ये मेरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक मेरा बैच है, ये रेफरेंस बैच कहलाएगा, और जो भी मैंने मीन और वेरिएंस कंप्यूट करने थे और उनकी बेस पे बैच नॉर्मलाइजेशन करनी थी वो इस बैच से आ रहे होंगे, रेफरेंस बैच से, ठीक है। बजाय कि जो भी मिनी बैच आपने यूज किया है आप रेफरेंस बैच की बेस पे बैच नॉर्मलाइजेशन करें। That has also been seen to help. It goes without saying कि असल वो इशू है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियसली वो हैंडल की जाए। I will end with one very nice paper जो गैन्स के बारे में। गैन्स जब आए थे तो गैन्स रियलिस्टिक इमेजेस प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इमेजेस के साइजेस छोटे होते थे। फॉर एग्जांपल 28 by 28, 64 by 64 इमेजेस। रेयर होता था कि आप 128 by 128 की इमेज प्रोड्यूस करें गैन से, ठीक है। और ये बहुत छोटी इमेजेस हैं, लेकिन क्विकली लोगों ने फिर इस तरह के मेथड्स बना लिए। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव गैन्स, ये they can produce very realistic looking large images। यानी इन्होंने तो 1000 by 1000 पिक्सल्स की इमेजेस जनरेट की गैन्स के साथ, और उन्होंने किया इस तरह कि उन्होंने शुरू में, यानी they did this in a progression, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव गैन कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले एक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया
कि उन्होंने 4x4 की इमेजेस प्रोड्यूस करनी थी। फिर जब वो वाला जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो गए थे तो उन्होंने अंदर एक और लेयर प्रोड्यूस कर दी कि अच्छा 4x4 वाला रिजल्ट लो और अब उसको जिस तरह डायलेटेड कॉन्वोल्यूशन या सॉरी क्या था ट्रांसपोज्ड कॉन्वोल्यूशन या डी कॉन्वोल्यूशन भी जिसको हम कहते थे, CNN की वेरिएशन से हमने ये पढ़ा था कि वो 4x4 के रिजल्ट को लो और 8x8 का रिजल्ट प्रोड्यूस कर दो। तो लेकिन वो जो 4x4 के जो वेट्स थे ना वो पहले से ट्रेंड थे। 8x8 के वेट्स जो हैं वो अब एक अच्छी जगह से एक अच्छी इनिशियलाइजेशन आपको पहले मिल गई अपने नेटवर्क की 4x4 वाली, और अब आपने 8x8 वाले वेट्स ट्रेन कर। अब ये वही डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर में ज़्यादा ताकत आ गई है और अब वो 8x8 प्रोड्यूस कर रहे होंगे, फिर 16x16 और इसी तरह इसको प्रोग्रेसिवली ग्रो करते जाएंगे। और ये एक प्रोग्रेसिव गैन आपको एक मिल जाता है, यानी एक ऐसा गैन जो बहुत बड़ी इमेजेस प्रोड्यूस करेगा लेकिन उसकी ट्रेनिंग प्रोग्रेसिवली हो रही होगी, और वो हमेशा छोटे मॉडल को हम लेंगे, उसके अंदर एक इमेज का साइज डबल करने की कैपेबिलिटी लेके आएंगे। लेकिन जब भी ट्रेनिंग हो रही है ओवर टाइम तो हम वो जो पुरानी लेयर्स थी 4x4 वाली भी उनको भी फर्दर ट्रेनिंग का मौका दे रहे हैं। यानी 4x4 वाले जो वेट्स थे वो सिर्फ पहली दफ़ा नहीं ट्रेन हुए, वो थ्रू आउट ट्रेन होते रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स अ प्रोग्रेसिव गैन। और जस्ट टू लेट यू नो कि ऐसा नहीं है कि गैन्स आर लिमिटेड टू वेरी स्मॉल इमेजेस। नाउ यू कैन यूज गैन्स टू प्रोड्यूस really sharp photorealistic images which can be really large as well.